सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सबका स्वागत और धन्यवाद समय देने के लिए। प्रदीप जैन जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आपने एक लंबा वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में और उनके साथ व्यतीत किया। आप उनको किस तरह से याद करते हैं? और मैं कुछ उदाहरण के तौर पर भी आपसे कुछ दृष्टांत भी जानना चाहता हूं कि जब आप मिनिस्टर रहे तो आपका तालमेल उनके साथ कैसा रहा और एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में वो किस तरह से आप लोगों से पेश आते थे। ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं बुंदेलखंड, जो आधा उत्तर प्रदेश में है आधा मध्य प्रदेश में है, जिसमें करोड़ों किसान रहते हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि वो एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बुंदेलखंड की तकदीर बदलने के लिए हर खेत के अंदर कुएं, तालाब, मंडी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोच फैक्ट्री, सेंट्रल स्कूल, एम्स जैसे संस्थान बुंदेलखंड के लिए दिए। उनके मन में एक लक्ष्य था, आज अन्नदाता अगर बुंदेलखंड का संपन्न होगा तो कहीं ना कहीं देश के अंदर भी लोगों का सम्मान बढ़ेगा। तो बुंदेलखंड के करोड़ों लोग आज व्यथित हैं। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने कुछ बड़ा पैकेज भी दिया था आप लोगों को। जी, पैकेज भी दिया। सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो आजाद भारत की पहली यूनिवर्सिटी थी, वो भी उन्होंने दी। और वो निर्णय लेने में कभी पीछे नहीं हटते थे। जैन समाज जो अल्पसंख्यक थी और उसके देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए एक माइनॉरिटी का स्टेटस जो वर्षों से लंबित था, वो उन्हीं के द्वारा दिया गया। तो उनके मन में एक लक्ष्य था। आप उनके साथ आपने बहुत लंबा वक्त काम किया एक मिनिस्टर के रूप में भी। आपका उनके साथ इंटरेक्शन कैसे रहता था और वो एक प्रधानमंत्री के रूप में किस तरह से आप लोगों के साथ पेश आते थे? देखिए, हम एक गरीब ड्राइवर परिवार में मेरा जन्म हुआ था और मैं पहली बार सांसद बना 2 बार विधायक बनने के बाद। और प्रधानमंत्री ने जब मुझे फोन से ये सूचित किया है कि वो मंत्रिमंडल में मुझे चयन कर रहे, तो मेरा गला भर आया। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी उस जगह पहुंचूंगा। और जब मैं संसद में उनके सामने पहुंचा, उनसे कभी बात की, तो एक गार्जियन की तरह उनका स्नेह रहता था। कम बोलते थे और वो कहते थे, काम पे ज्यादा ध्यान दो, बुंदेलखंड को तुम्हें संभालना है। इन अनुभवों के साथ आप उनको एक नेता के रूप में, या जब वो निर्णय लेते थे तो उनके निर्णयों में आप किस प्रकार से लोक कल्याण देखते थे या फिर वो किस तरह से पेश आते थे? ये पहला सवाल है। दूसरा, उनकी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल था, जिसको UPA 2 कहते हैं, उसमें तमाम लांछन भी लगाए जाते थे। हालांकि जो लांछन लगाते थे आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखिए, पहला सवाल जो आपने कहा है कि उनके अंदर स्पष्ट बाध्यता थी, और मैं आपको एक उदाहरण से बताना चाहूंगा कि जब बुंदेलखंड को पैकेज मिला तो हम चूंकि एक पार्टी के वर्कर भी थे, हम चाहते थे कि इसकी पब्लिसिटी हो। जिस खेत के अंदर 5 लाख रुपए का कुआं बन रहा, मंडी बन रही, उसमें हम बोर्ड लगाएं, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भारत सरकार योजना आयोग से ये पैकेज गया है, हम केवल कार्य के लिए पैसा देते, अगर तुम इसका विज्ञापन या कुछ करना चाहते हो तो आप कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करें। अगर वो विज्ञापन करना चाहे तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकारी काम का विज्ञापन नहीं करते। तो स्पष्ट बाध्यता थी। और हमें लगता है कि ये उनकी सोच बताती है कि वो दिखावे से ज्यादा करने में विश्वास रखते थे। और जितने समय हम लोग रहे तो हम लोगों ने देखा इतने सारे लांछन लगे, 2G 4G, और सब कुछ भी नहीं निकला। यहाँ तक कि उनके घर पर उस फोर्स को भेजा जिस फोर्स के पहुंचने से सारे देशवासियों को कष्ट हुआ।
चाहे सीबीआई, और बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैं ये मानता हूं उनका दिल बहुत बड़ा था, क्योंकि 1991 में एक गिरती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने जिस ढंग से संवारा था, एक मजबूत स्थिति में अगर आज भारत 5वें नंबर पर है, तो वो उनके रिफॉर्म जो 1991 से प्रारंभ हुए थे, उन रिफॉर्म का बहुत बड़ा आधार है। आज यही कारण है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे किसी भी दल के लोग हों, हर व्यक्ति उनके लिए उन वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं जिन वाक्यों से प्रतीत होता है कि उनके बिना आर्थिक आधार सुदृढ़ भारत की परिकल्पना हम कर नहीं सकते। प्रदीप जी शुक्रिया, लेकिन निवेदन ये कि हमारे साथ बने रहिएगा, और भी आज एक्सपर्ट्स मैंने सबको आमंत्रित किया है। मैं चाहता हूं कि सबके विचारों के साथ हम इस